हाँ भाई, तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी रिफ्लेक्शन से। हमने रिफ्लेक्शन के दो टॉपिक पढ़े हैं, पहले प्लेन बाउंड्री से, प्लेन सरफेस से, देन स्फेरिकल सरफेस से। फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है प्लेन सरफेस से। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने स्नेल्स लॉ की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें मेन फार्मूला ये था। उसके अलावा भी फार्मूले थे, एक था n इक्वल टू सी बाई वी और एक फार्मूला था v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इसी से सब कुछ जनरेट हो जाता है। अगर इतना दिमाग में है तो सब कुछ हम रिकवर कर लेते हैं, बाकी सब स्किल का पार्ट है। इसके बाद हमने यार इसी स्नेल लॉ को एक्सटेंड करते हुए आगे का कहानी पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे जाती उसका डिस्कशन। तो कहीं ना कहीं वो स्नेल लॉ आता है तो हम ये समझ पाते हैं, चीज़ें बहुत कनेक्टेड है फिजिक्स में, ऐसे डिस्क्रीट कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा बहुत कनेक्टेड नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेशन नहीं बताया है, लेकिन फिर भी हमें इतना तो महसूस हो रहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी मीडियम के थ्रू देखेंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम के को बीच में लाके देखेंगे, तो रे की टर्निंग इन्वॉल्व होगी, और टर्निंग इन्वॉल्व होगी इस वजह से ऑब्जेक्ट वहां नजर नहीं आएगा जहां है, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम एपरेंट डेप्थ की बात यही करना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल प्लेन बाउंड्री से रिफ्रैक्शन हो रहा है। कम से कम इतना लॉजिक तो सबको महसूस हो रहा है, भले हमने इसका डेरिवेशन नहीं किया है। ये एक फॉर्मूला था और इसी से हमने सारे फॉर्मूले जनरेट करे हैं। यही स्किल डेवलप करना है। बहुत सारे फॉर्मूले अगर होंगे, देखो इससे जो पर्टिकुलर फॉर्मूले आए हैं वो सीधे भी याद होना चाहिए। नीट की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेन जंक्शन वो भी पता हो और सब फॉर्मूले भी रटे हों, और बीच में वो जो स्किल डेवलप करना है कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचते हैं ये भी पता हो, क्योंकि जब नई सिचुएशन आती है तो वो स्किल ही काम आती है। फॉर्मूले अगर रटा हुआ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जितने हमने अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ? 1 माइनस 1/n, वो पता होना चाहिए। नहीं, उसके अलावा हम लोगों ने एक स्लैब अकेला हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, एयर से देखने पे तो ni1 हो गया, t/n बन जाएगा, वो सारी बातें। तो वो हमें पूरा पूरा फ्लो डायग्राम अगर पता होगा तो हम पूरा टॉपिक हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को फिर से प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, लेकिन इस बार एक रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। एक रे का हम लोग 2 बार रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। ये रे आएगी, पहले यहां रिफ्रैक्शन हुआ, अगला रिफ्रैक्शन वहां हुआ, और दोनों बार अच्छी बात यह कि रे एक ही सेंस में टर्न करी है। क्या पहली बार ये रे ऐसे आ रही थी और क्लॉकवाइज टर्न करी है, दूसरी बार भी ऐसे जा रही थी और क्लॉकवाइज ही टर्न करी है। तो कहीं ना कहीं प्रिज्म किसी रे के साथ क्या करता है, प्रिज्म किसी रे को अपने रास्ते से टर्न करा देता है, और जितनी टर्निंग एक बाउंड्री दे सकती है उससे बढ़िया टर्निंग दी है, क्योंकि दोनों बार इसने एक ही सेंस में टर्निंग दी है। तो अगर मैं कहूं प्रिज्म में हम क्या बात करने वाले हैं, तो फिलहाल इस टॉपिक का, आज के टॉपिक का केवल सेंट्रल आइडिया यही है कि रे कितना टर्न करी। यानी हम इस टॉपिक में की आइडिया क्या है कि हम क्या बात करने वाले हैं कि रे कितना टर्न करी, और रे अपने रास्ते से जितना टर्न करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हम लोग इस टॉपिक में जो मेन नया कैरेक्टर है वो किसकी बात करने वाले हैं, एंगल ऑफ। अब प्रिज्म की स्पेशलिटी ही यही है कि प्रिज्म क्या करता है, किसी रे को टर्न करा देता है, ठीक है। तो कुछ नाम हमें इन्वॉल्व करना है सबसे पहले इस प्रिज्म में। मैंने कुछ नाम दिए हैं, यहीं पे देख लें, लिखने नहीं पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मैंने इस प्रिज्म की इन दो सरफेसेस के बीच के एंगल का नाम क्या दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको एक और नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार इसकी यही वो सरफेसेस हैं जिनसे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल है वही काम की चीज होती है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो एक नाम हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी का दूसरा नाम क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। जो चीज मेंशन नहीं है वो लिखते जाए, मैंने जगह छोड़ रखी है, इसी के लिए छोड़ रखी है, सब कुछ नोट करना है। एक क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी नाम है, और दूसरा नाम क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। आई क्या था,
ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 1, यहां लिख देता हूं मैं, आई क्या है यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 1, ए क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम और नाम क्या दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। फिर मैंने एक नाम R1 दिया है, R1, तो देखते ही समझ में आ रहा है R1 क्या है, बोले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। एक नाम R2 दिया है, R2 क्या है, देख लो ढंग से, R2 क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। भाई ये रे पहली बार इस सरफेस पे पड़ी है, तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल उसका इंसिडेंस एंगल है, भले नाम आर है, वो एक्चुअली क्या है कि दोनों अंदर हैं, इसलिए शायद किसी के दिमाग में सूझा एक जैसा नाम देने का, लेकिन यहां पे R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2, एट सरफेस 2। ई क्या है यहां पर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 है, बट क्योंकि इसके बाद कोई और रिफ्रैक्शन नहीं होना है, तो किसी के मन में एक ख्याल आया होगा कि क्यों ना इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोल दें, यानी इस सिस्टम से निकलने वाली रे का जो एंगल है उसका नाम हमने क्या रखा है, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। सबसे बाद में जो बाहर निकल रही है रे, वो उसको इमरजेंट रे बोल सकते हैं, और इमरजेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसका नाम हमने क्या रखा है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और डिस्कशन का मुद्दा हमारे इस पूरे डायग्राम में क्या है, डिस्कशन का मुद्दा है कि रे अपने रास्ते से आ रही थी, पहले यहां टर्न करी, फिर यहां टर्न करी, तो जिस रास्ते आ रही थी और जहां अब जाने लगी उसके बीच का एंगल, इसी का नाम हमने क्या रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस प्रिज्म वाले डिस्कशन में हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करने वाले हैं। क्या लगता है ये एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा। अगर मैं आई बदल दूं तो R1 बदल जाएगा, R2 बदल जाएगा, E बदल जाएगा, तो रे की टर्निंग भी बदल जाएगी। यानी यार डेल्टा का लेना देना किस पे होना चाहिए, आई से होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, क्या बताओ। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, टर्निंग भी उतनी ही, यानी यार डेल्टा का लेना देना आई से होना चाहिए, एन से होना चाहिए, है ना, और किन चीजों से होना चाहिए। यार R1 R2 तो आउटकम है रे डालने के बाद जो आए हैं, नहीं, यानी आई कोई हमने रखा है, एन कुछ रखा है, तो R1 R2 तो उसी से डिसाइड हो गया, है ना, और ई भी उसी का आउटकम है। आई इंसिडेंट किया तो R1 तय हो गया, R1 तय हो गया तो R2 तय हो गया, तो ई। अभी मुझे बताओ, इन दो रे के बीच में, इन दो सरफेस के बीच का एंगल बदल दिया जाए तो क्या उसका फर्क बाकी चीजों में पड़ेगा कि नहीं, R1 R2 पे पड़ेगा। तो अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब ए से भी डेविएशन का लेना देना होना चाहिए। तो वैसे तो यार इसके सबके एक्सप्लेनेशन है, बट ले दे के मैं डेल्टा का एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो मेन हमें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस ए। इससे कम अननोन के टर्म में ये नहीं आ रहा है। रही बात ई की, तो ई हम चाहे तो निकाल सकते हैं डिफरेंट स्टेप लगा के। अगर हम ई लाएं और इसको लिखें यहां एन के टर्म में, तो ये आंसर इतना गंदा हो जाएगा कि याद रखने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए शायद लोग ये फॉर्मूला देते हैं, ये फॉर्मूला में रटना है। हालांकि ये फॉर्मूला समझा जा सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है।
आइडियल टेम्परेचर मेरे हिसाब से कितना होता है, मतलब मेरे हिसाब से 27 22 होता है तुम्हारे साथ। मैंने एवरेज निकाल दिया तुम्हारे हिसाब से। तुम यार वो इंसान हो जो पंखा बंद कर लेते थे और कहते थे सर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम कैसे बदल गए यार, वो मामा जी ने बदल दिया तुम्हारे। हाँ, मैंने एवरेज निकाला है सबका, उसी हिसाब से रख दिया है, और एवरेज मैंने उसमें अपना भी शामिल किया है 28। ये बेसिकली हम लोगों की अपब्रिंगिंग के दौरान हम कैसे 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 माहौल में रहें उस पर डिपेंड करता है। मतलब सबका अपना अपना होता है कि नहीं। किसी को उसी टेम्परेचर पे देखो तो सुनने को मिलता है गर्मी लग रही, कुछ लोग कहते हैं अरे बहुत ठंडा लग रहा है, तो ये रिलेटिव है। तो अब कुछ लोग गर्मी खाओ फिर क्या होगा, गर्मी लगती तुमको। तुम्हारा 22 था ना? मैक्सिमम क्यों बता, उसके बाद मतलब कितना 19 18 तो ठंडा लगता ही है। कुछ लोगों तो मतलब ये होता है कि नहीं 18 19 चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे लोग, ये सब बदल रहा है। अब जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है बिना फैन से स्टार्टिंग हुई, जिनकी स्टार्टिंग ही बिना फैन से हुई है तो उनको 28 भी ज़्यादा लगता है, और जिनकी स्टार्टिंग हुई है 24-25 डिग्री से उनको 22 21 ठीक लगता है। तुम्हारा क्या है? तुम एक साल में आए, स्टार्टिंग हुई और तुरंत अडॉप्ट कर लिया, दैट्स गुड। तुम चाहते नहीं थे, लोगों ने बदल दिया। हम लोगों ने यार ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल कभी पढ़ा है यार? देखो जरा इस ट्राइंगल में ये डेल्टा क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, पढ़ा है कि नहीं? अब सामने के दोनों एंगल क्या है ये पता करने के लिए मैं यहां दिखा रहा हूं। पता, अच्छा ये आई है तो ये लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं कैंची की तरह। अगर ये आई है तो ये पूरा आई होगा, ये R1 है तो ये वाला कितना होगा R1, तो ये कितना होगा बाय द सेम लॉजिक ये होगा E माइनस R2, ये कितना होगा E माइनस R2। तो डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 होना चाहिए कि नहीं? मैं इसलिए बता रहा हूं कभी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कोई बात करे तो हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, हालांकि इसकी बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। I और E एक तरफ लिख देते हैं, R1 R2 एक साथ लिख देते हैं। R1 R2 को मैं A से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, R1 R2 किससे, A से रिलेट करने की। ये जरा देखें, यहां पर एक मैं क्वाड्रिलेटरल पे गौर कर रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड के क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है? अरे 4 एंगल का सम 360 होता है, कभी सुना है? ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना? यानी यार ये एंगल, अच्छा ये तो नॉर्मल है ना भाई, ये जो साइड है नॉर्मल, तो ये तो 90 है, ये वाला भी, यानी A 90 90, A 90 90, और ये वाला पता है कितना है? ये कैसे पता भाई? ये R1 R2 है तो ये तीसरा ट्राइंगल का एंगल क्या होगा 180 माइनस, और ये चारों का सम कितना होगा? ये चारों का सम कितना होगा? A 90 90 और इसका सब मिला के कितना होगा 360। तुम देख रहे हो यार ये 180 और ये 180 मिला के कितना हो गया 360, तो R1 और R2 का सम क्या आ गया? A आ गया। तो मैंने यार इसी फॉर्मूले में क्या लिख दिया A, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इतना फॉर्मूला क्लियर है भाई? अब ये बात सीधे रटी भी होगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात अलग से हमें याद होना चाहिए कि R1 R2 का सम क्या होता है। ये भी क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है।
R1 और R2 का सम क्या होता है? A। इतनी बात क्लियर है? इसका नाम कुछ रख देते हैं, PQRS। ये क्वाड्रिलेटरल PQRS के लिए मैंने ये लगाया, सॉरी ये तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, और यहां मैंने क्वाड्रिलेटरल का रूल लगाया है। दो प्रॉपर्टी यूज करी है, तो एक से हमें पता चला है R1 R2 का सम A होता है, ये भी रटने की चीज है, इस पे भी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है, और ये भी रटने की चीज है, इस पे न्यूमेरिकल हो सकता है कि कुछ चीजें पता हो और हमें डेल्टा लाना पड़े, ये डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। डेल्टा का लेना देना किससे है? आई से है, ए से है, और ई एक्चुअली में आई से रिलेटेड है, बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है, आई से R1 आएगा, R1 से R2 आएगा, फिर R2 से ई आएगा। हम चाहें तो कभी आई दिया हो तो ई तक का सफर तय कर सकते हैं स्नेल लॉ की मदद से, नहीं कर सकते? सोचो, तुम्हें आई दिया हो तो यहां से यहां स्नेल लॉ लगाओ तो क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। अगर R1 पता चल जाए तो यहां से क्या पता चल जाएगा? R2, और R2 पता चल जाए तो एक बार और स्नेल लॉ लगाओ तो क्या आ जाएगा? E। यानी कोई एक I दे दे, A दे दे और N दे दे, I दे दे, A दे दे और N दे दे, तो हम उसका डेविएशन आराम से पता कर सकते हैं। बट ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आमतौर पे इतना लंबा क्वेश्चन ना पूछ के कुछ चीजें वो दे देते हैं कि भाई E इतना है, I इतना है, A इतना है, बताओ डेल्टा, मतलब सिंपली पूछेंगे। लेकिन आ जाए तो उतना तुम सोच तो पा ही रहे हो, नहीं करना पड़ रहा है, कभी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाए तो कर ले जाएंगे, नहीं? या कल को यार कोई एक R1 दे दे और E पूछ ले, R1 दे दे और E पूछ ले, तो नहीं कर लोगे यार। R1 दिया है, A दिया होगा तो R2 आ जाएगा, और R2 आ जाएगा तो स्नेल लॉ लगा के E आ जाएगा। बात क्लियर है भाई? अब यार इसका मतलब कुल मिला के सब कुछ I पे है, I बदलेगा तो डेल्टा बदलेगा। I और डेल्टा को लेके मैं यहां एक ग्राफ बनाने वाला हूं, डेविएशन ग्राफ। ये बहुत फेमस ग्राफ है डेविएशन का, I के साथ ग्राफ, ये कुछ ऐसा आता है। तो ग्राफ हमें क्या सजेशन दे रहा है? बहुत पहली बात तो ये है कि कोई खास डेविएशन, कोई भी डेविएशन, चाहे ये डेविएशन दे लो चाहे ये डेविएशन देख लो, 2 I के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी एक एंगल में जितना डेविएशन है, जितना I1 पे डेविएशन है, उतना ही डेविएशन किस पे है? I2 पे है। यानी 2 एंगल ऑफ डेविएशन, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन हो सकता है। ये चीज हमें यहां से नजर आ रही है। फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी सेम डेविएशन। ये बात हमें कहां से समझ में आ रही है? ग्राफ से। अब मैं इस बात को लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा होना भी चाहिए। जैसे मैं कह दूं इस समय ये I 30 डिग्री है और E 60 डिग्री है, लेट अस से I 30 और E क्या है? 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री पर ये रे 60 पे निकल रही है और ये उसका डेविएशन है, ये सबको दिख रहा है। अब तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि मैं रे को 60 पे डालूं, इस तरफ से, इस तरफ पे 60 से डालूं, तो वो रे इस रास्ते पे जाएगी, रिवर्सिबिलिटी। अगर 30 के लिए यहां 60 पे निकली तो 60 के लिए यहां पे कितने से निकलेगी? 30 पे। और तब डेविएशन का मीनिंग होगा इस रास्ते को आगे बढ़ाओ, जहां जा रही थी और जहां जाने लगी उसके बीच का एंगल ये होगा।
तो यार ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही है आमने सामने के, नहीं, यानी 30 पे डालने पे जो डेविएशन आ रहा है वही किसी और एंगल पे भी आ रहा है। मैंने एग्जांपल लिया था, वो जरूरी नहीं है 60 हो, मतलब एक पेयर ऑफ आई होगा जिसके लिए डेविएशन क्या होगा, सेम। और अब मैं उस बात में एक और लाइन जोड़ने वाला हूं, वो पेयर ऑफ आई बेसिकली उसी का करस्पॉन्डिंग ई है। यानी अगर 30 के लिए 60 ई है तो 60 अगर आई कर दिया जाए तो ई 30 होगा। यानी यार बेसिकली ये आई और ये I2, I1 I2 वो एक ही आई ई पेयर है। यानी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और अगर एंगल ऑफ इमरजेंस को इंसिडेंस बना दोगे तो पहला एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? ये लॉजिकल भी है क्योंकि डायग्राम ये सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए कि आई के लिए ई तो ई के लिए आई, और दोनों केस में डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। यानी किसी भी चीज के लिए दो एंगल एग्जिस्ट करेंगे। एक और ऑब्जर्वेशन है कि यार एक ऐसा जगह है जहां हम पाते हैं कि एक ही एंगल है और वहां डेविएशन क्या है, सबसे कम है। यानी मिनिमम डेविएशन की जो जगह है एग्जिस्ट वेयर ओनली वन आई एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है ओनली वन आई एग्जिस्ट? इसका मतलब सिंपल सा ये है, अच्छा ये बताओ कोई एक आई है तो उसका ई होगा नहीं क्या? यानी अगर रे डालोगे तो उसका ई जरूर होगा। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, एक ही आई है जिसपे कोई मिनिमम डेविएशन हो रहा है। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि यार ये आई इधर से डालो तो ई कुछ है और डेविएशन कुछ है, और वही आई उस तरफ से डालो तो वही ई आएगा और वही डेविएशन आएगा। ये तभी हो सकता है जब आई और ई सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कुछ 40 डिग्री आई डाला है और 40 ही डिग्री ई है तो इसका मतलब ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो सेम है और दोनों के लिए डेविएशन क्या है, सेम। यानी जब भी हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, इसका मतलब है कि उसमें आई और ई क्या है, सेम है। यहां आई ई पेयर है, अगर ये आई है तो ये ई है, ये आई है तो ये ई है, और ये वो जगह है जहां पे आई भी वही है ई भी वही है, तभी वो एक है। बात क्लियर है? यानी मिनिमम डेविएशन का डिस्कशन कुछ खास लग रहा है, नहीं लग रहा? मिनिमम डेविएशन में कुछ खास बात है तो हम इस डिस्कशन को और लंबा खींचना चाहेंगे। राइटर ने खींच रखा है तो मुझे भी खींचना पड़ेगा, वरना तो मैं यही बंद कर देता। दिस इंप्लाइज आई और ई क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक आई होता है तो उसका ई पेयर जरूर होता है, और अगर आई का ई पेयर सेम है तभी ऐसा हो सकता है कि एक आई होगा। तो यार क्योंकि डेविएशन वाला मामला, जो हमने डेविएशन का फॉर्मूला लाया था अभी, वो फॉर्मूला यार बहुत पर्टिकुलर नहीं था। मतलब उसमें आई भी आया है, ई भी आया है, ए भी आया है, तो देखा जाए तो दो दो डायनेमिक टर्म आए हैं। आई एक डायनेमिक टर्म है, डायनेमिक टर्म मतलब आई हम किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, ई भी एक डायनेमिक टर्म है। और हम कभी भी कोई फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हमेशा चाहते हैं उसमें फिक्स टर्म ज्यादा से ज्यादा हो, नहीं तो शायद इसी ख्वाहिश में राइटर ने इस डिस्कशन को और लंबा खींचा है कि किसी तरह से डेविएशन को और बढ़िया फॉर्मूला है जिसमें डायनेमिक टर्म कम से कम हो, इसी चक्कर में खींचा है। तो हम लोग यार मिनिमम डेविएशन के केस में ऐसा देखते भी है। मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन का केस क्या है, पहले तो इसकी ज्योमेट्री भी कुछ खास है। खास क्या है कि यार इस ज्योमेट्री में जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, ई होगा। अब यार अगर मैं आई और ई बराबर कर रहा हूं तो कुछ और पक्की बात है
बता यहां 1 से n का स्नेल लॉ लगेगा, 1 वाली जगह पे i है और n जगह पे r1 है, तो यार यहां से n से 1 वाला स्नेल लगेगा, तो इसका सीधा मतलब है अगर i और e सेम है तो e के करस्पॉन्डिंग ये जो r2 होगा वो भी r के इक्वल होगा, होना ही चाहिए, लॉजिकल है। जहां 1 है मीडियम वहां i है तो n वाले पे r है, यहां 1 है तो e है तो यहां r होगा, i तो सेम ही है ना यार। यानी मैं कह सकता हूं अगर मिनिमम डेविएशन के केस में i और e इक्वल है तो इससे हम तुरंत कह सकते हैं r1 और r2 भी इक्वल होगा, और जब इक्वल है तो उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, दोनों को हम सेम नाम दे सकते हैं। r1 r2 दोनों को हमने क्या नाम दिया है, सेम नाम दिया है। अच्छा ये बताओ, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है और ये एंगल सेम है, तो इससे मैं एक और बात पक्के तौर पे कह सकता हूं कि ये जो रे है वो बेस के पैरेलल है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी टिल्ट करोगे तो ये एंगल भी बदल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो रे प्रिज्म से पास कर रही है, द रे पासिंग द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस। क्या ये बात भी लिख सकते हैं, द रे पासिंग द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये कुछ बातें हमें तुरंत समझ में आ रही हैं कि अगर आई और ई, पहली बात तो ये समझ में आई आई और ई सेम होना चाहिए, दूसरी बात आई ई सेम है तो R1 R2 भी सेम होना चाहिए। अब यार R1 R2 सेम है तो क्या R1 R2 सेम है और दोनों का सम क्या होता है, हमने क्या पढ़ रखा है, R1 R2 का सम क्या होता है A, तो यहां से R का आंसर बहुत पर्टिकुलर आ गया, क्या आ गया A/2। फिर R का आंसर बहुत खास आ गया, कितना आ गया A/2, A/2। अगर R का आंसर खास आ गया है तो क्या यहां से रिवर्स स्नेल लॉ लगा के I का आंसर भी खास आ जाएगा, नहीं, और जो I है वही क्या है, E है। अच्छा बताओ, इस केस में डेल्टा मिनिमम, डेल्टा खास है ना, डेल्टा मिनिमम, और मैं I और E को सेम लिख चुका हूं, तो जब I और E सेम है तो इनको दो नाम देने की कोई जरूरत, मैं इसको सीधे क्या लिख देता हूं 2i माइनस a, किसी तरह से I आ जाए तो डेल्टा मिनिमम का आंसर पूरी तरह से फिक्स आएगा। भाई एक तो फिक्स पैरामीटर है ही है और R फिक्स टर्म हो गया तो क्या I भी तो फिक्स पैरामीटर आ जाएगा, एक स्नेल लॉ लगा के हम आराम से I ला सकते हैं। हालांकि आंसर देखने में बहुत गंदा आएगा, फिर भी मैं ला रहा हूं, यहां और यहां मैं स्नेल लॉ लगा रहा हूं, क्या लगाऊंगा 1 sin I इज इक्वल टू n sin A/2। तो बता I का आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स n sin A/2। गंदा है ना, सोचो इधर निकालते कितना गंदा आता है, इधर तो फिर भी थोड़ा कम गंदा है। ये आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स n sin A/2 माइनस a। ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया डेल्टा मिन का। तो आंसर किसे लगता है कि हम इसको याद रख पाएंगे, क्या ये याद रखने लायक आंसर आया है, नहीं ना। तो अब ऐसा है कि लाना तो हम हमेशा डेल्टा ही चाहते थे, हम शुरू से चले थे, तब भी मैंने लिख दिया था कि इस टॉपिक में मैं डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या है, डेल्टा। यहाँ डेल्टा का फॉर्मूला हमने लाया, फिर से डेल्टा का फॉर्मूला लिखा, फिर से लिखा, मगर लुक इतना गंदा है कि हम इसको डाइजेस्ट, तो बहुत सारे फैसले लाइफ में हम लोग लुक को लेके करते हैं, लुक बढ़िया होना चाहिए, ये लुक बढ़िया, तो अब हमें क्या चाहिए, इसको सजाने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा लुक लाएंगे जो समझे नहीं आता इस लुक में फॉर्मूला है क्यों। क्या एन कभी फॉर्मूला हो सकता है, एन लाना, हम यहाँ एन का फॉर्मूला ला रहे हैं, भाई एन तो गिवन डेटा होता है, बट क्यों ला रहे हैं तो समझ गए होगे यार, मैंने भी कारण पता किया कि ऐसा क्यों। भाई जब डेविएशन इस टॉपिक में डिस्कशन का मुद्दा है तो डेविएशन का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला हम लोग रटते कौन सा है, एन वाला। तो मैंने कहा क्या कारण होगा, तो मुझे समझ में आया कि लाइफ में लुक भी कोई चीज है, तो हम लोग लुक को लेके इसका लुक बदलते हैं यार, इसको इधर लाते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर 2 साइन इनवर्स n साइन A/2
कैसा लग रहा है? थोड़ा कम गंदा लग रहा है। ये 2 को इधर ले आए डिवाइड में, अरे इनवर्स भाई ए इधर पहुंचाया है ना, साइन इनवर्स जब यहां से, अच्छा 2 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या आएगा डिवाइड में, साइन इनवर्स यहां से खत्म करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं साइन आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये उसके अंदर का इनपुट बनने वाला है। इनपुट कभी किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है। हाँ, इज इक्वल टू क्या आ गया, एन साइन ए बाई 2। कुछ मतलब बहुत गंदे से कम गंदा आ रहा है। एन का आंसर कितना आ गया, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, मतलब टू मच गंदा नहीं है। ये थोड़ा तो बढ़िया है ना, याद रखना इसके लिए थोड़ा सा आसान है भाई, साइन समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 और ए बाई 2, बस भाई साइन ए बाई 2 उधर भी है, साइन ए बाई 2 इधर भी, बस वहां डेल्टा मिनिमम एडिट है। थोड़ा सा याद रखने लायक है तो शायद याद रह जाएगा। हालांकि हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारा मकसद ये दिखाना भाई, नहीं नहीं वो तो मैं ऐसे इधर उधर करता रहता हूँ। पूरा आ रहा है, मैं ये देख रहा था पूरा आ रहा है ना, ठीक। साइन इनवर्स साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2, और अक्सर क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एन दिया होगा, लाना क्या रहेगा, डेल्टा मिनिमम। तो ये ज्यादा अच्छा था ना जब एन दिया होगा, लेकिन फिर वही बात है कि लुक मैटर्स। तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई इक्वल होता है, एक बात रटने की है, R1 R2 सेम होता है तो उनका सम कितना आएगा, a बाई 2। ये भी दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रह जाए तो ऐसे कड़ियां जोड़ के पढ़ा करो, उससे याद रह जाता है। रैंडम पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा, वजह जानते हुए पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। एक थिन प्रिज्म मतलब जिसका ये जो ए है, ए मतलब क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल इज वेरी स्मॉल। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है कि उसका ए बहुत छोटा होना चाहिए, और जब ए बहुत छोटा होता है तो इसमें डेविएशन भी बहुत बड़ा नहीं आता है, क्योंकि अगर किसी ने बड़ा डेविएशन लाने की कोशिश की तो डेविएशन एक सरफेस से क्लॉकवाइज और एक सरफेस से एंटी क्लॉकवाइज होने का खतरा है। सोच के देखो यार, अगर मैं यहां पे कोई रे डालूं और वो रे इधर पड़ जाए,
इधर पड़ जाए, सच दैट कि नॉर्मल ऊपर है। तो यार ये एंगल से रे नॉर्मल की तरफ झुकी थी और फिर नॉर्मल से ये कहां हट जाएगी, दूर। देखो पहली बार ये क्लॉकवाइज टर्न करी थी और दूसरी बार तो ये टर्निंग ज्यादा होगी ही नहीं, यानी इसमें हम आई भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर मैं इस थिन प्रिज्म में आई बहुत कम रखूंगा तो तुम देखोगे यार इसकी पहली टर्निंग क्लॉकवाइज हुई और दूसरी टर्निंग भी उसी सेंस की हो गई। सेम सेंस टर्निंग बड़े एंगल में नहीं होती है, बड़े एंगल में सेम सेंस टर्निंग नहीं होती, छोटे एंगल पे सेम सेंस टर्निंग होती है। हमें अगर डेविएशन निकालना ही मुद्दा है तो डेविएशन को हम काउंटर नहीं करना चाहेंगे। यहां पे क्लॉकवाइज टर्निंग हुई तो वहां भी हम सेम सेंस टर्निंग जानना करना चाहेंगे या अपोजिट सेंस की टर्निंग करना चाहेंगे, और अपोजिट होगी तो डेविएशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से सेम सेंस टर्निंग पाने के लिए हमें आई कैसा रखना पड़ता है, आई स्मॉल रखना पड़ता है। और जब आई स्मॉल होगा, ए स्मॉल होगा, तो डेल्टा भी स्मॉल ही होगा। अरे भाई डेल्टा क्या होता है, हमने यहां पढ़ा 2i माइनस ए मिनिमम डेविएशन के लिए, और वहां पढ़ा i प्लस ई माइनस ए। तो जब सब कुछ स्मॉल है तो डेल्टा भी स्मॉल ही होगा, सब कुछ स्मॉल होगा, आई स्मॉल, ए स्मॉल, डेल्टा स्मॉल। और इस केस में उसी फॉर्मूले से डिराइव करके एक आंसर आता है, अगेन मैं आंसर बताने के फेवर में हूं, वो आता है an-1। ये फॉर्मूला हालांकि मिनिमम डेविएशन के केस से आता है बट अप्रोक्सीमेशन लगा के आया है, इसलिए ये फॉर्मूला हर थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है, सेम सेंस टर्निंग में नहीं। ये वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल आई, फॉर स्मॉल आई। मतलब कहने का ये मिनिमम डेविएशन के लिए भी काम कर रहा है और जनरल डेविएशन के लिए भी काम करता है। वैलिड फॉर, मैं लिख देता हूं जनरल डेविएशन फॉर स्मॉल आई। ये स्मॉल आई के लिए जनरल डेविएशन एंगल है, हालांकि डेराइव मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले से होता है बट अप्रोक्सीमेशन के साथ है, इसलिए सब में काम करता है, थिन प्रिज्म के लिए सब में काम करता है। हटा दे भाई। फिर अब तक की कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है कि किसी भी प्रिज्म का चाहे थिन हो या थिक हो, जनरल डेविएशन फॉर्मूला क्या है, नोट नहीं करना है, बस बताना है क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। फिर हमने कहा अगर हम ये डिस्कशन मिनिमम डेविएशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या खास बात हो जाती है, आई और ई सेम हो जाता है तो R1 R2 भी सेम हो जाता है और R कितना आ जाता है, a/2। इस केस में मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये है, लग रहा है n का बट हमने पर्पस तो दूसरा ही था। ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस डेल्टा मिन बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन a/2। ये फॉर्मूला रटने लायक है। फिर हमने बात करी है किसके लिए, थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म में कंडीशनल नहीं, जनरल फॉर स्मॉल आई क्या फॉर्मूला है, an-1। तो इतने फॉर्मूले अभी तक की स्टोरी में इन्वॉल्व हुए हैं और बहुत सारे और थॉट्स दिमाग में आए होंगे। कैसे डिराइव किया है वो कुछ दिन में भूल जाएंगे तो चलेगा, बट ये फॉर्मूले तो हमें हर हाल में रटे होना चाहिए।
तो अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है सर थिन प्रिज्म इतना कम डेविएशन देता है तो थिन क्यों यूज करें? तो पहला जवाब है कि थिन का फॉर्मूला बहुत आसान है। दूसरा जवाब ये है कि हम अपना मन माफिक डेविएशन लेना चाहते हैं तो एक ही थिन क्यों यूज करें? बहुत सारे थिन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बना दें। 4 थिन प्रिज्म अगर फेवर में लगा दोगे तो सब अपना अपना डेविएशन दे देंगे, तो हमें ज्यादा डेविएशन भी मिल सकता है। यहां हम फ्लेक्सिबल हैं, ज्यादा चाहिए कम चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। तो अब राइटर के दिमाग में एक और कीड़ा आ गया कि यार अच्छा थिन प्रिज्म का हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, तो एक और दिशा मिल गई क्वेश्चन बनाने के लिए। सोचो मैं यार एक थिन प्रिज्म के बगल में एक और थिन प्रिज्म के बगल में एक और थिन प्रिज्म रख दूं, तो अगर पहले प्रिज्म ने कुछ टर्निंग दी है हल्की सी, इतनी ज्यादा नहीं देता हल्की सी, तो क्या अगला वाला प्रिज्म थोड़ा और टर्निंग दे देगा? अच्छा टर्निंग हमेशा बेस की तरफ होती है स्मॉल आई के लिए, तो पहली बार बेस की तरफ, दोबारा फिर से बेस की तरफ। अगर दोनों प्रिज्म एक जैसे हैं, एक डेल्टा देता है तो दोनों मिलकर कितना देंगे? 2 डेल्टा अगर फेवर में है। क्या बताओ अच्छा मैं 2 फेवर में लगा दूं, एक अपोज में लगा दूं, यार यहां क्या मिलेगा? अगर एक डेविएशन डेल्टा देता है डेल्टा, तो यहां डेविएशन कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा हो जाएगा। यहां कितना होगा यार? ये डेल्टा देगा, ये डेल्टा देगा, और ये माइनस डेल्टा देगा। तो यार ये दोनों क्लॉकवाइज सेंस में टर्निंग करेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल पहले वाली डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसका डेविएशन डेल्टा आएगा। यानी डेल्टा नेट कितना हो जाएगा? डेल्टा नेट होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। अलग अलग है इन जनरल, क्या ये समझ रहे हैं? यानी अगर मैं सेम नंबर ऑफ प्रिज्म फेवर में लगा दूं और सेम नंबर अपोज में, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर एक जैसे प्रिज्म है। नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं इवन नंबर फेवर में है और उससे एक कम ऑड नंबर ऐसा है, एक कम, तो वो हमेशा डेल्टा का डेविएशन देगा। ऐसी कुछ बातें कर सकते हैं कि 12 फेवर में है 11 अपोज में है, तो नेट कितना मिलेगा? डेल्टा मिलेगा। क्या इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं? 2 फेवर में एक अपोज में है तो डेल्टा मिलेगा। सेम है तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, अलग अलग है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। क्या इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? तो अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। कल तो चल रहा था यार। ये फॉर अ गिवन इक्विलेटरल प्रिज्म, ध्यान से समझना है, इक्विलेटरल प्रिज्म और इसका एन भी दिया है। इसका एन दिया है √3। ये कहीं मिस हो गया है, मैं लिख देता हूं। एन इसका कितना है? आज मोबाइल, आज वो एसी सही करने वाला मोबाइल में मेरे सिग्नेचर मांग रहा था, इतना ही गंदा आया था। मोबाइल में कहाँ सिग्नेचर करते हो? हाँ तो इसका एन कितना है? √3 है।
देखो तुम लोग एग्जामिनेशन सेंटर जाओगे, पता नहीं वहाँ पे एसी मिले ना मिले, तो हर सिचुएशन के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए मैं तुम्हारे मन माफिक टेम्परेचर नहीं लगा रहा हूँ सबके, किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, बदल बदल के करेंगे, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कोई एसी नहीं, इस तरह से, किसी दिन एकदम 16 डिग्री पे, इस तरह से। लेकिन क्या तुम्हें सेंटर पे एसी मिलता है किसी सेंटर पे नीट के? नहीं ना, तो अपने आप को ट्रेंड करो। पंखा भी चलता है सर, और चलता है तो आवाज आती, डिस्टर्ब करती है। एकदम सारे इन्विजिलेटर बैठ के पंखा देखते हैं। हाँ, इसीलिए जो है ना, बीच बीच में तुम लोगों को ऐसा माहौल देने की जरूरत है। मैं कराऊंगा किसी दिन, बिजली वाले से कह के बिजली बंद करा दी उतना, लाइट जलेगी, लाइट जलेगी। एक बार तो हुआ था कि किसी समय पे आंधी आ गई थी, नीट का एग्जाम चल रहा था, बहुत तेज आंधी आ गई, 2-3 साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए, तो अंधेरा हो गया। तो जो लोग अंधेरे में पढ़ने के एक्सपर्ट रहे होंगे, उनको 10 मिनट का समय ज्यादा मिल गया बाकी लोगों के मुकाबले। हालांकि कुछ सेंटर पे अनाउंसमेंट हुआ था कि 10 मिनट ज्यादा देना है जो लोग अंधेरे से पीड़ित थे, और कुछ सेंटर पे नहीं मिला, तो वो बड़ा अनबायस्ड हो गया, मतलब अनबायस्ड नहीं, बायस्ड हो गया, मतलब कि कुछ लोगों को फेवर मिल गया, कुछ लोगों को 10 मिनट ज्यादा मिल गया। और जो लोग अंधेरे में लिखने के अभ्यस्त थे, उनको तो 10 मिनट का फायदा ही हो गया। वो तो, या खिड़की के पास जो बैठा होगा, भाई खिड़की के पास तो रोशनी रहती है, तो वो उस दौरान भी लिख रहा था और 10 मिनट ज्यादा भी लिखा, तो उसको 4-5 नंबर, 4-5 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। 10 मिनट में 4-5 क्वेश्चन निकल आते हैं, और इतने में तो सिलेक्शन यस और नो हो जाता है। तो एक दिन हम लोग अंधेरा करके भी पढ़ेंगे ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। तो क्या क्या दे रखा है पहले तो? अगर मैंने इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है, मतलब क्या दे रखा है? हाँ, ए 60 डिग्री है, एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री है, और एन दे रखा है √3। और बात करिए आर, बताओ। चलो कहां तक हो गया, अपने आप डिसीजन लें, पीछे पलट के देखें, अपने फैसले खुद लें। आर आ गया, ये डेल्टा मिन आ गया, आई यहां से लाए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, समझो, सारे सिंबल का नाम मैंने बताया है, खुद से सोचो। कहां फंसा है मामला? दो चार क्वेश्चन आगे बढ़ाओ शीट के, खाली बैठ के क्या करोगे? क्या लगाया है? ये क्या फॉर्मूला है भाई, क्या लगाया है? अच्छा, 2i माइनस, तो ये ब्रैकेट क्यों लगाया है? 2 इंटू आई माइनस आर कहाँ फॉर्मूला है यार? डेविएशन का फॉर्मूला क्या है?
डेल्टा मिन का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, 2i माइनस ए या 2i माइनस आर, ये होता है यार भाई। इसी फॉर्मूले में मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर रख दिया जाता है, तो क्या आता है 2i माइनस, ओहो दैट्स गुड। मगर क्यों कर रहे हो यार, जो गिवन डेटा होता है वो आर होता है या ए होता है, तो क्यों फॉर्मूले को इधर उधर, ठीक वो करो जो एग्जाम में याद आ जाए। कहां पहुंचे, बस और आगे बढ़ो यार, कुछ ना कुछ करके आंसर पे पहुंचना है यार। तो यार पहला आंसर आर बताओ, तो तुम्हें पता है मिनिमम डेविएशन के केस में, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में आर क्या होता है, आर और आर का सम ए होता है, तो आर आता है ए बाई 2। ये सीधे रटा है तो अच्छी बात है। कितना आ गया 30 डिग्री, आर आ गया यार 30 डिग्री। अब क्या चाहिए आई। तो यार क्योंकि ये प्रिज्म का डिस्कशन चल रहा है तो लोगों के दिमाग में प्रिज्म के फॉर्मूले फ्लोट करते हैं, शायद किसी के दिमाग में स्नेल लॉ फ्लोट नहीं करता है, कोई बात नहीं। अगर स्नेल लॉ फ्लोट नहीं कर रहा है तो मिनिमम डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यही पहले दिमाग में आता है, मतलब अक्सर लोगों के दिमाग में पहले यही आता है। बट इससे बेटर तरीका है, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या इसमें ए पता है, एन पता है, डेल्टा मिन अननोन है, क्या नहीं निकाल सकते, सब वैल्यू डालो और सॉल्व करो। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में दिक्कत है। एन मैंने कितना दिया है, √3 साइन डेल्टा मिन प्लस 60/2 डिवाइड बाई साइन ए कितना है 60/2। इसको सॉल्व कर पाओगे यार, इसको पता साइन 60/2 बोले तो साइन 30 हो गया, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है भाई, साइन 30 1/2। तो ये 1/2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इक्वल टू आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन 30, और साइन 30 1/2। ये पता है कितना आ गया √3/2 तो बड़ा बढ़िया हो गया यार। बताओ √3/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो इसको मैं क्या साइन 60 लिख दूं चलेगा। और ये लिखना जरूरी भी है क्योंकि आगे की सॉल्विंग तभी हो सकती है जब एंगल एंगल का कंपैरिजन हो। इसके अंदर 60 लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है, और दोनों साइन साइन है, तो क्या अंदर वाली चीजें भी तो इक्वल होंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिन बाई 2, ये 2 इधर आएगा, तो डेल्टा मिन का आंसर कितना आ गया 60 आ गया। बट ये मतलब आम जिंदगी है, दो तरह की जिंदगी होती है, आम जिंदगी और, तो ये आम जिंदगी वाला तरीका है। मुझे बताओ अगर हम आर जानते हैं और आई पता करना है, तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या स्ट्राइक करना चाहिए। अरे भाई आई पता करना है, आर पता है 30 डिग्री, तो तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए 1 साइन आई। अरे आखिरकार ये सब फॉर्मूले उसी से तो आए हैं, इज इक्वल टू क्या √3 साइन आर। तो बस यार आई यहीं से आ जाएगा। बताओ साइन 30 कितना हो गया 1/2, और बताओ साइन आई अगर √3/2 आ गया है तो आई कितना 60 डिग्री। तो ये ज्यादा बढ़िया है या ये ज्यादा बढ़िया है, नहीं ये स्ट्राइक करता तो ज्यादा बढ़िया रहता, नहीं किया तो ये भी सही है। तुम लोग अगर यहां से आगे बढ़ रहे थे तो एंड तक पहुंचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कहीं से भी बढ़ो, एंड तक तो पहुंचो, आधा आधा करके मिटा दिए। क्या यहां से भी आंसर आ रहा है और वहां से इजीली आ रहा है, तो क्या ज्यादा बढ़िया है। लेकिन यार ये तो आई का आंसर आया है भाई, कोई बात नहीं आई का आ गया। तो डेल्टा मिनिमम क्या होता है, डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए। देखो जरा, तो 2 इंटू आई आ गया माइनस ए 60 था ही, तो 120 माइनस 60 ये भी क्या आ गया 60, तब भी तो आ गया, ये भी तो उससे आसान है। खैर एग्जाम में जो स्ट्राइक करे, कुछ दिन में तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आना सब कुछ चाहिए।
शीट के यार कुछ क्वेश्चंस मैं इंडिकेट कर रहा हूं जो भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ए बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म। केवल फॉर्मूला बेस्ड है यार, डेल्टा इक्वल टू ए एन माइनस वन। क्या थिन प्रिज्म के लिए हमने पढ़ा है? और 5 डिग्री का प्रिज्म मतलब थिन प्रिज्म है, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 डिग्री। डेल्टा का आंसर नहीं, डेविएशन कितना दिया है? 5 डिग्री। ए का आंसर चाहिए है, तो क्या ए का आंसर आ गया यार? वो आएगा 5 डिग्री डिवाइड बाई 0.5। हाँ, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 10 डिग्री। आसान है यार। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो इतनी सी लैंग्वेज है, इसका एन क्या होगा? एकदम सेट लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कभी कभी हो सकता है कि ए की वैल्यू भी दी हो क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है। फिलहाल मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो तुम यार इतना डेटा से आंसर क्या निकालोगे? एंगल ऑफ प्रिज्म ए, यानी गिवन डेटा ए है और एन का आंसर निकालना है। गिवन डेटा ए है, एन का आंसर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा है? क्या मन कर रहा है? छोड़ने का मन कर रहा है? हाँ, मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये थिन प्रिज्म है, तो हम थिन प्रिज्म का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। थिन प्रिज्म केवल और केवल थिन के लिए काम करता है, और जो थिक वाला फॉर्मूला वो सबके लिए काम करता है। तो हम कौन सा करेंगे? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ये क्वेश्चन है। तो ये थिक प्रिज्म का डिस्कशन है और मिनिमम डेविएशन का डिस्कशन है। थिक प्रिज्म का डिस्कशन है और मिनिमम डेविएशन का डिस्कशन है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? नहीं स्ट्राइक कर रहा है। तुमने थिन प्रिज्म के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, नहीं, मिनिमम डेविएशन के लिए, सॉरी, मिनिमम डेविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो बोला है उसको यूज करना है। क्या बोला है? कि डेल्टा मिनिमम और a एक जैसा है, तो जहां डेल्टा मिनिमम है वहां हम क्या लिख सकते हैं? a, तो a प्लस a बाई 2, और यहां कितना आ गया? a बाई 2। ये देखो यार क्या आ गया? साइन 2a बाई 2, तो क्या हो गया? साइन a। ये आंसर आ गया। अब आंसर इस लुक में नहीं मिलेगा। किस लुक में मिलता है मैं बता दूं। एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कभी सुना है किसी ने? बहुत फेमस फॉर्मूला है। अगर मैं 2 थीटा की जगह
2 थीटा की जगह a लिख दूं, अगर मैंने 2 थीटा की जगह a लिखा है तो थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, बनी सी बात है। तो यार अगर मैंने 2 थीटा की जगह a लिखा है तो ये फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि सूना सूना सा लग रहा है, कभी देखा है ये, तुम्हारे लिए सभी सूना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा भी थी उसके बाद भी सूना है भाई। मैथ्स बिना फिजिक्स सूना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जल के बिना जीवन, जल के लिए जीवन के लिए जल चाहिए, वैसे ही फिजिक्स के लिए बस, वरना फिजिक्स मर जाएगी, है ना। मैथ्स निकालोगे तो डर जाएगी, मैथ्स खत्म कर दोगे तो मर जाएगी फिजिक्स, बचपन में कहावत थी ना, हाँ वही तो है। मैथ्स के बिना फिजिक्स पढ़ोगे तो पहले तो डर लगेगा, और मैथ्स हटा दोगे तो फिजिक्स मर जाएगी मैथ्स साथ में होगा तो फिजिक्स जिंदा बनी रहेगी, वही है। इसको मैं राइमिंग में बदलूंगा कभी ना कभी। हाँ भाई, इसको क्या लिख दूं, 2 साइन a/2 cos a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, ये खत्म, तो आंसर कितना आ गया, 2 cos। अब इससे छोटा क्या करोगे, n का ये आंसर आ गया। अब अगर a दिया होता तो आंसर नंबर में आ जाता, ये नंबर में आंसर नहीं आया, a के टर्म में आया है, a तो गिवन डेटा था ना, क्वेश्चन में जो भी सिंबल मेंशन कर दिए वो गिवन डेटा होते हैं, और जो पूछ लिया वो बताना होता है। ये फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, और ये सॉल्यूशन भी बहुत फेमस है, ये बैठ जाएगा दिमाग में तो तुम कर पाओगे, नहीं बैठेगा तो पूछोगे कभी ना कभी, तो वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जितने दुख तुम्हारे सामने फिजिक्स के आ सकते हैं उनका वैक्सीनेशन मैं पहले से कर रहा हूं, क्योंकि तब आएगा तो शायद तुम्हें दिक्कत होगी, तो थोड़ी थोड़ी वैक्सीन मैंने पहले से लगा दिया है ताकि आएगा तुम्हें अजीब ना लगे।